हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में। तो स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंतर्गत अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। अम्लीय वर्षा जैसा कि प्राकृतिक रूप से अम्लीय होता है, अर्थात नेचर इन एसिडिक। इसका प्रमुख कारण यह होता है कि वायुमंडल में विद्यमान गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना लेते हैं। अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का एक प्रमुख प्रभावित रूप होता है। अम्ल वर्षा में अम्ल प्रमुख दो प्रकार के वायु प्रदूषकों के रूप में आते हैं। ये गैस कौन कौन से हैं? सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये वायुमंडल में आते कहाँ से हैं? तो यह कारखानों की चिमनियों, बसों एवं स्वचालित वाहनों से उत्सर्जित होकर उनके जलाने से वायुमंडल में ये जाकर मिल जाते हैं। जिन क्षेत्रों में यह गैसें अधिक मात्रा में होगी, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ये गैसें अधिक मात्रा में होंगी, यानी सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जहाँ पे अधिक मात्रा में होंगे, वहाँ पर अम्लीय वर्षा होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, अर्थात वो अम्ल अधिक बनेंगे उन क्षेत्रों में। अब यहाँ पर देखें कि प्राकृतिक रूप से शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। तो यदि विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन उदासीन होगा। इसकी गणना हम किस पर करते हैं? पीएच स्केल, यानी कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, इसकी गणना किस पर करते हैं? पीएच स्केल पर करते हैं। तो यहाँ पर पुनः देखें, जब विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह विलयन अम्लीय होता है, और यदि विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह विलयन क्षारीय होगा। यहाँ पर ध्यान दें, अम्लीय वर्षा में जो ये प्रमुख प्रदूषक गैस हैं, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इनकी प्रतिशतता कितनी है? क्रमशः 70% और 30%। जैसा कि यहाँ एक रिएक्शन के थ्रू दिखाया गया है कि जब जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करता है तो H2CO3 बना लेता है। जब जल नाइट्रेट के साथ क्रिया करता है तो नाइट्रिक एसिड और सल्फर के ऑक्साइड के साथ यह जल जब क्रिया करेगा तो सल्फ्यूरस एसिड बना लेता है। पुनः यह सल्फ्यूरस एसिड यानी H2SO3 प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? H2SO4। अर्थात सल्फ्यूरस एसिड वायुमंडल के ऑक्सीजन की नमी को ग्रहण करके सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर लेता है। अब जानेंगे यहाँ पे कि अम्लीय वर्षा से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। जब जल का पीएच मान अगर वह 4 से कम हो जाता है तो यह जल या अर्थात यह वर्षा जैविक समुदाय के लिए हानिकारक होता है। यहाँ पर ध्यान दें, अम्लीय वर्षा के कारण देशों में वनस्पतियाँ भी नष्ट होती जा रही हैं, यानी कई देशों में देखा गया कि वनस्पतियाँ नष्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। उनकी पत्तियाँ झुलस जाती हैं, पेड़ मुरझा जाते हैं तथा जलीय जीवों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, अगला यहाँ पर ध्यान दें, यह अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि आगरा का ताजमहल का रंग किसके कारण पीला हो जाता है। तो इसका एक सटीक उत्तर है कि आगरा का जो ताजमहल है उसका श्वेत संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जिस पर अम्ल की वर्षा होने के कारण यह जो है धीरे धीरे क्षय होने लगता है और यह बाद में पीला पड़ने लगता है। यह पीला पड़ने का कारण क्या है? यही सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो ये हम इसको ऐसे समझेंगे कि मथुरा के तेल शोधक कारखाने और वहाँ जो लगी चिमनियाँ हैं उनसे निकलने वाले धुएँ, ये और फिरोजाबाद की चूड़ियों की फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएँ जो कि आगरा के ताजमहल के नज़दीक हैं, ये उनको प्रभावित करते हैं। यही नहीं, यूनान की एक्रोपोलिस और
अमेरिका का लिंकन जैसे स्मारक भी पीले पड़ते जा रहे हैं। अम्लीय वर्षा के कारण वातावरण के गंध में बदलाव होने लगता है और आँखों और शरीरों में जलन होने लगती है। यही नहीं, सांस लेने में भी दिक्कतें आती हैं। इसके कारण सांस की बीमारियां लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी दिक्कतें आती हैं और कैंसर जैसे रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं, अर्थात त्वचा रोग भी इसमें शामिल होते हैं। अम्लीय वर्षा को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। मृदा तथा झीलों की अम्लता को अगर कम कर दिया जाए तो यह कैसे कम किया जाएगा? उसमें चूने की मात्रा को हम मिला सकते हैं। तेल के वैकल्पिक स्रोतों तथा विद्युत के स्थान पर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। अब ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? पवन ऊर्जा और सोलर सेल या सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दें कि अम्लीय वर्षा के घातक वायु एवं पदार्थों के स्रोत जहाँ से यह प्रदूषक उत्पन्न हो रहा है, अर्थात सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें और भी हानिकारक गैसें जो उत्पन्न हो रहे हैं, उनको वहीं तत्काल रोक दिया जाए, यानी उनको बढ़ावा ना होने दिया जाए, किसी न किसी रूप में उनको नियंत्रित कर लिया जाए और उन सभी व्यक्तियों और संस्थाएं जो इस विषय पर कार्यरत हैं वह समाज को सूचना की जानकारी दें। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए ऐसे ही कुछ नई जानकारियां देने वाले हैं। धन्यवाद।